ओके चलो, लास्ट टाइम हमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज का जो नया टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एक बार ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। राइट, तो सबसे पहले इमेजिन करो आपको एक बैटरी गिवन है। ठीक, बोर्ड पे देखते जाओ। आपको एक बैटरी गिवन है और बैटरी का ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। ठीक, मान लो एक मिनट के लिए बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल्स का वो 10 वोल्ट है। ये भी क्लियर है, यहां तक 10 वोल्ट है। अब इमेजिन करो कि आपने एक कैपेसिटर को इसके साथ लगा दिया। कैपेसिटर याद है, कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बोलो। V कितना आएगा इन दो प्लेट्स का? कितने लोग बोलते हैं 10 वोल्ट? ठीक है, 10 वोल्ट। तो अगर नीचे इन दो टर्मिनल्स में 10 है तो ऊपर भी दो टर्मिनल्स में 10 ही होगा। कोई डाउट इसमें? अगर मैं सेम चीज ऐसे करूं कि आपके पास ये कैपेसिटर की जगह मैं एक काम करता हूं, एक रेजिस्टर लगा देता हूं, रेजिस्टर, और ये बैटरी इसमें अब चार्ज नहीं, ये बैटरी इसमें क्या सेंड करेगी? करंट। तो इसमें आई करंट है। तो अगर मैं ये बोलूं कि चलो मैं एक I इंटू आर का प्रोडक्ट लेता हूं, यहां पे ओम्स लॉ लगाता हूं, ओम लॉ से बताओ ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? आपका आंसर फिर से क्या होगा? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ही होगा। तो चाहे कैपेसिटर कनेक्टेड हो बैटरी के साथ, चाहे रेजिस्टर कनेक्टेड हो बैटरी के साथ, तो अगर खुद बैटरी के टर्मिनल 10 वोल्ट पे है तो बाहर भी जो चीज कनेक्टेड है वो भी 10 वोल्ट पे हो जाएगी। कोई डाउट? ठीक, यहां तक क्लियर है। अब सेकेंड केस, सपोज ये एक बैटरी है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये एक रेजिस्टर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है। अब बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, बैटरी के दो इलेक्ट्रोड्स भी हैं। हम आज तक इसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये प्रैक्टिकली होता है। क्या कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स हैं ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं बैटरी के करंट को। तो ये क्या करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, और ये रेजिस्टेंस कितनी ऑफर करेंगे? स्मॉल आर। इसको हम कभी भी आज तक हमने कभी भी कंसिडर किया नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि ये स्मॉल आर की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट तो करेगी। तो इसका मतलब कि बैटरी की वायर की रेजिस्टेंस तो है ही है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स भी क्या ऑफर करते हैं? रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। कोई डाउट इसमें? अब जिस वजह से बैटरी की क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो बैटरी का करंट इस स्मॉल आर के अंदर से भी पास होगा, और स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर इतना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अंदर डेवलप हो जाने वाला है। कितना? आई इंटू आर। ओम्स लॉ लगा रहा हूं मैं। कोई डाउट इसमें? तो बैटरी के अंदर आई इंटू स्मॉल आर। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। ठीक है यहां तक? तो अब इमेजिन करते हैं इस सिचुएशन को कि सपोज मैं एक बैटरी हूं और ये मेरे दो टर्मिनल्स हैं, और दो टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 10 वोल्ट है। ये बल्ब है, इसने कहा कि सर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मैं कोई बात नहीं, एक तार यहां बांध, एक तार मेरे यहां बांध, तो ले पोटेंशियल डिफरेंस। उसने कहा कितना दोगे? मैंने कहा जितना इन टर्मिनल पे मिलेगा वो सब तेरा। तो यहां पर कितना है? 10। इसको कितना मिला? 10। डन। तो ठीक है, इसने कहा 10 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, मेरे को भी 10 मिल गया। लेकिन इमेजिन करो, अभी तक मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं की। अब क्या हुआ, ये मेरे पास फिर आया कि सर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इस बार एक प्रॉब्लम हो गई कि मैं अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहा हूं। अब मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस मेरी इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स की वजह से मान लो स्मॉल आर। अब जब मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा और मेरे अंदर से जब करंट जाएगा तो आई इंटू स्मॉल आर पोटेंशियल डिफरेंस मेरे अंदर डेवलप हो जाएगा। तो मान लो मेरे दो टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था, और जब करंट मेरे अंदर से गया, जब मैंने इसको जब करंट दिया, I इंटू स्मॉल आर की वैल्यू 2 वोल्ट है, जो मेरे अंदर ही डेवलप हो गई, जो किसी को नहीं मिलने वाली, वो इलेक्ट्रोलाइट को मिलने वाली है।
और वो वेस्ट है बेसिकली। वेस्ट क्यों है? क्योंकि किसी काम तो आ नहीं रही, इसको चाहिए था, इसको तो मिली नहीं। तो अब मैं इसको क्या कह रहा हूं कि देख, मेरे पास 10 पोटेंशियल डिफरेंस था, अब जब मैं अपने अंदर से करंट पास करता हूं तेरे को देने के लिए, तो मेरे अंदर भी पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो जाता है 2 वोल्ट का। उसने पूछा वो क्यों? तो मैंने इसे समझाया क्योंकि मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं अपने अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिस वजह से क्या हो रहा है, मेरे अंदर पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो रहा है। अब उससे क्या होगा कि एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस 10 था, लेकिन 2 का खराब हो गया। अब कितना दे पाऊंगा इसे? 8। तो मैंने इसे कहा कि देख 8 वोल्ट अवेलेबल है, तो मेरे से 8 ले ले। इसने कहा ठीक है 8। आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि मैं इसको 10 क्यों नहीं दे पा रहा और कब दे पा रहा था? मैं इसको 10 तब दे पाऊंगा जब मैं अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करने को किसी ने बोल दिया, फिर उस केस में मैं इसको 10 कभी नहीं दे पाऊंगा, 10 से कम ही दूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरे अंदर डेवलप हो ही जाएगा। तो इसको टोटल 10 नहीं मिलेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक। तो इसका मतलब कि, और ये प्रॉब्लम पहले तो कभी आई नहीं। हमने जो कैपेसिटर के जितने क्वेश्चन किए उसमें जो हमने 10 वोल्ट लिया, कैपेसिटर को 10 दिया, 8 लिया तो 8 दिया, हमने कभी ऐसी बात ही नहीं की, क्योंकि हमने अभी तक बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया ही नहीं था। लेकिन अब हमने क्योंकि कंसिडर कर लिया, तो अब हमें मालूम है कि बैटरी अपना फुल पोटेंशियल दे नहीं पाएगी, बैटरी कुछ कट करके ही देगी अपने I इंटू स्मॉल आर को। कोई डाउट? तो किसी ने कहा सर ये जो बैटरी है, इसका मतलब आप जो बैटरी लेके आते हो वो कितने वोल्ट की लेके आते हो? 10 वोल्ट। तो बाहर जो कैपिटल आर है इसको 10 वोल्ट तो मिल नहीं पाता, इसको कितना मिला? 8 वोल्ट मिला। ठीक। या ऐसे बोल लो कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो इन 2 टर्मिनल्स पे 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट हो जाएगा। तभी तो ये 8 बाहर गया। इसका मतलब अगर ये बैटरी करंट बाहर निकालती है तो टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस गिर जाता है, 10 की जगह 8 हो जाता है। तो किसी ने कहा कि फिर ये 8 और 10 का रिलेशन क्या है? मैंने कहा देख, रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर सपोज कर तेरे को एक बैटरी गिवन है और तू बैटरी में से करंट बाहर नहीं निकालता, मान ले कोई करंट बाहर नहीं निकलेगा, तो अगर एक बैटरी में से करंट बाहर नहीं निकलता तो I इंटू स्मॉल आर तो डेवलप ही नहीं होगा इसके अंदर। तो तू कह सकता है कि इन 2 टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 10 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 10 वोल्ट है। तो बोल सकता है कि 10 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि I इंटू स्मॉल आर का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा नहीं, बिकॉज अभी तक इसमें से कोई करंट बाहर नहीं निकला। ठीक। तो तू ये बोलियो इस बैटरी की EMF 10 वोल्ट है। तो EMF का मतलब समझते हो? EMF का मतलब है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 टर्मिनल्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम को क्या दिया जाता है? EMF है। और EMF वर्ड यूज कब होता है? जब बैटरी अपने अंदर से कोई करंट बाहर नहीं निकालती। तो ठीक है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, फिर यूज ही नहीं होना वो अलग बात है, पर हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, जो कि कितना है? 10 वोल्ट है, वो EMF है। लेकिन अगर बैटरी ने करंट बाहर निकाला और स्मॉल आर की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप भी डेवलप होने वाला है, तो ऑब्वियसली इन 2 टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 8 वोल्ट डेवलप हो जाएगा, 2 का तो गिर गया। तो उस केस में उसने क्या नाम दिया कि EMF है? नहीं, अब ये EMF नहीं है, अब इसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका सिंबल क्या है? V। तो E और V में डिफरेंस होता है, जबकि कैपेसिटर के अंदर अगर आपको याद हो, मैंने कहा था E गिवन है, V गिवन है, एक ही बात है, जो मर्जी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर बैटरी की स्मॉल आर की वैल्यू क्या ली जाती है? 0। और अगर बैटरी की स्मॉल आर की वैल्यू 0 है तो फिर जितना पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स का होगा 10 वोल्ट, बाहर भी कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो E और V में कोई फर्क नहीं। बट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है और बैटरी में से करंट बाहर निकला, तो टर्मिनल जो पोटेंशियल 2 टर्मिनल्स का आएगा वो 10 नहीं आएगा, 10 से क्या आएगा? कम आ जाएगा। तो सिंबल चेंज हो गया, E की जगह सिंबल क्या लगाएंगे? V लगाएंगे। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? E और V में क्या रिलेशन रहेगा? और अगर मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है वो भी बना देता हूं। मैथमेटिकली अगर रिलेशन बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं कि अगर ये आपके पास कैपिटल R है और सपोज ये बैटरी है विथ सम EMF E एंड इट हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो काफी बुक्स सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस यहां बनाती हैं नीचे स्मॉल r, यहां बना दो, कई बुक्स यहां लिख देती हैं
कई बुक्स यहाँ बना देती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समझ लेना कि इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, चाहे ऐसे गिवन हो चाहे ऐसे गिवन हो, बात एक ही है। कोई डाउट इसमें? तो दोनों तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस का ही इंपॉर्टेंस है इसमें। ठीक, तो एक बात बताओ, बैटरी की ईएमएफ मान लो 10 वोल्ट है जैसे मैंने बताया, पर जब करंट बाहर निकलेगा तो I इंटू आर से ये कितना हो गया, मान लो 8 वोल्ट हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अब जब आपके पास जो फाइनल वोल्ट आएंगे वो 8 वोल्ट आएंगे। 8 कैसे आया, इनिशियली क्या थे 10 में से क्या माइनस किया 2, तो क्या आया 8। तो बाहर अब ये टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का रहेगा, 8 वोल्ट का। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर इसको मैथमेटिकली बना के दिखाऊं, 10 वोल्ट की जगह E लिख दूं क्योंकि ईएमएफ 10 है, और E में से क्या माइनस करूं, I इंटू छोटा r माइनस करूं, तो जो भी माइनस करके टर्म आएगी उसका नाम क्या होगा, V। तो रिलेशन आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का रिलेशन क्लियर है यहां तक, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, क्या है पॉइंट क्लियर है? तो इस वैल्यू को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वैल्यू को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, तो E माइनस आई आर यानी कि क्या आएगा, V आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, पहला स्टेप क्लियर है यहां तक। अब किसी ने कहा सर इसमें पूछ तो लो, आप तो बैटरी से बताई जा रहे हो कि ये दे नहीं पाएगी और ये 8 दे पाएगी, उससे पूछो कैपिटल आर से कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। तो कोई बात नहीं, कैपिटल आर अपने अंदर क्या फॉर्मूला लगाएगा, I इंटू कैपिटल आर, और मालूम है इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 10 नहीं आएगा, इसका प्रोडक्ट इसमें 8 आएगा, क्योंकि जितना बैटरी देगी उतना ही कैपिटल आर में डेवलप होगा। तो बैटरी ने कितना दिया, 10 तो दिया नहीं, बैटरी ने 8 दिया, तो इसमें भी क्या डेवलप हुआ, 8। तो ये भी क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही बात है, पोटेंशियल ड्रॉप या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V एक ही बात है। तो यानी कि V निकालने के तो दो तरीके हो गए। अगर बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाए तो क्या लिखेंगे, E माइनस आई इंटू आर, और अगर कैपिटल आर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाए तो I इंटू कैपिटल आर। दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, V आएगा। तो यानी कि V का फॉर्मूला या तो यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा, बात एक ही है, आंसर दोनों से सेम आएगा। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V निकालने के दोनों तरीके क्लियर है आपको? ठीक ठीक, अब दूसरी चीज समझते हैं इसमें। ये तो एक पॉइंट है ही है। दूसरी चीज इसमें कुछ इस तरीके से करेंगे कि सपोज करो, लेट अस सपोज आपके पास ये एक बैटरी है, ये रही बैटरी with EMF E and internal resistance small r, and suppose this is capital R, और ये करंट कितना है इसमें, I, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि V निकालने का पहला तरीका I इंटू कैपिटल R और V निकालने का दूसरा तरीका E माइनस I इंटू स्मॉल r, राइट। एक काम करते हैं, इस V की जगह यहां पर पुट कर सकते हैं I इंटू कैपिटल आर, E माइनस I इंटू स्मॉल r। V की जगह पुट कर लिया I इंटू बड़ा R, आई आर इस तरफ चला गया तो I कॉमन आ गया, तो क्या बना, R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कितना, E। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, E डिवाइडेड बाय R प्लस R। तो आपकी बुक्स शॉर्टकट लगाती हैं सीधा। अगर मान लो ऐसा सर्किट गिवन है और आपकी बुक्स क्या करती हैं, करंट इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखती हैं टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस में लिखती हैं सम ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में लिखती है सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आएगी। कोई डाउट इसमें? तो ये सीधा शॉर्टकट हम लगाए करेंगे। आज के बाद अगर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों रेजिस्टेंसेज हैं और आपसे सर्किट में करंट की वैल्यू पूछ ले, तो करंट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R से आंसर आएगा, राइट। कोई डाउट इसमें? ठीक, तब एक काम करते हैं, अब इस असाइनमेंट पे आते हैं, और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 42 का प्रिंट आउट लेंगे, हैंड रिटन। इंटरनल रेजिस्टेंस है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है आपको, वही शीट है ये।
इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, जहां मैं कहूंगा वहां करना करेक्शन। तो सबसे पहले ये डायग्राम समझ में आता है जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर है, राइट? बैट तो प्रिंट आउट लेके आना पड़ेगा आपको बाहर से, ठीक? ले आओ 42 नंबर शीट का। एक और लेके आना, दो लेके आना। देखो अच्छा लिख रहे हो, लिख लो। तो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ईएमएफ, इधर कबीर ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सटर्नल कैपिटल आर, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आई आर। मैंने क्या लिखा? ईएमएफ कितनी है? 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट ईएमएफ को क्या लिखा जाएगा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या होता है? ईएमएफ। पहली लाइन समझ में आ गई। और ईएमएफ वर्ड कब यूज करते हैं? When no current is not withdrawn from the battery, बैटरी में से जब करंट बाहर नहीं निकाला, क्योंकि जब मैंने करंट इसमें से बाहर निकाल दिया मान लो, बस फिर आपका यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ई कभी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? इससे थोड़ा सा कम आएगा, राइट? तो जब तक करंट बाहर नहीं निकला आई इंटू स्मॉल आर कंसिडर नहीं किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम बना जाएगा। पहला स्टेप क्लियर है? तो इसके अंदर ये टर्म आ गई। फिर वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट से कम डिक्रीज हो जाएगा। कब? व्हेन करंट इज विड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी। जैसे ही करंट बाहर निकाला तो आंसर 10 वोल्ट से डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप इज डेवलप्ड अक्रॉस स्मॉल आर। स्मॉल आर में क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो गया, उसको पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, एक ही बात है। ड्रॉप इसलिए क्योंकि फायदा नहीं हो रहा उसका, वो ड्रॉप हो गया, रास्ते में डेवलप हो गया, उसको ड्रॉप बोलते हैं आई इंटू स्मॉलर अमाउंट से। तो फिर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स में क्या आया? ई में से क्या माइनस किया? आई आर। एक काम करो, यहां लिखो V इज इक्वल टू, ये V है, इसका सिंबल नहीं डाला मैंने, इन दोनों की जगह लिखो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो पहला स्टेप क्लियर है। तो करेक्ट इसमें लिख लेना V इज ई माइनस आई आर। ये स्टेप क्लियर है सबको? अगले स्टेप में ध्यान आगे, नेक्स्ट स्टेप में V इज इक्वल टू, मैंने अपने मन में मान लिया E 10 वोल्ट है और लेट अस अज्यूम कर लिया कि I इंटू स्मॉल आर का 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो क्या आएगा? 10 माइनस 2। तो V की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? 8। कोई डाउट इसमें? तो V इज इक्वल टू 10 माइनस 2 के आगे लिख लो 8 वोल्ट। यहां लिखना इक्वल टू V इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है? यहां तक पहला स्टेप, ये स्टेप क्लियर है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सेम वैल्यू कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के आगे लिखो V इज इक्वल टू आई आर। V निकालने का 8 वोल्ट का ये भी तरीका है, V निकालने का ये भी तरीका है। V इज इक्वल टू आई आर। 2 वोल्ट को कट करो, इसकी जगह करो 8 वोल्ट। गलती से 2 वोल्ट लिख दिया, यहां पर क्या आना चाहिए? 8। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे V रादर। तो V इज इक्वल टू 8 वोल्ट इज इक्वल टू आई आर। ये स्टेप क्लियर है? तो 8 वोल्ट निकालने के 2 तरीके हैं, या तो ऊपर से E माइनस आई आर से भी 8 वोल्ट आएगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस I इंटू कैपिटल आर से भी 8 वोल्ट आएगा। करेक्शन कर लिया, 2 की जगह 8 कर लिया। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट स्टेप में इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। रेजिस्टर के नीचे लिखो कैपिटल आर ब्रैकेट में। मैं पोटेंशियल ड्रॉप स्मॉल आर में नहीं निकाल रहा, मैं कैपिटल आर में निकाल रहा हूं। तो कैपिटल आर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ओम लॉ से क्या आएगा? 8 वोल्ट। लिखो यहां 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, यहां भी लिखो 8 वोल्ट। तो कैपिटल आर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना डेवलप होगा? 8 वोल्ट।
और इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। तो गलती से 2 वोल्ट के साथ हो गया 8 वोल्ट होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अब इस V को क्या नाम देंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने बोर्ड पे आपको समझा दिया। तो फिर इन दी एंड V क्या है? I इंटू कैपिटल आर। V क्या है? E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक, तो V निकालने के 2 फॉर्मूले हो गए, E माइनस आई आर या फिर V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। आंसर दोनों में सेम आएगा। अब न्यूमेरिकल इसको करके देखते हैं। कोई डाउट इसमें? तो न्यूमेरिकल मैंने खुद ये देखो बनाया, ये प्रूव करने के लिए कि वैल्यू सही है, सेम है। तो मैंने इस न्यूमेरिकल में क्या किया कि एक बैटरी ली 10 वोल्ट की, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है? 4 ओम है। अगर मैं पूछूं कि इसमें करंट कितना आए, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था करंट निकालने का। ईएमएफ, टोटल ईएमएफ 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल एक्सटर्नल का सम कितना है इसमें? 5। तो करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ओम लो लगाओ, आई इंटू आर, आई इंटू 4, तो कितना आएगा? 8 वोल्ट आएगा। चेक कर लो, 2 इंटू 4 8 आ गया। तो कम से कम प्रूव हो गया कि 10 तो नहीं आ रहा। और अगर बैटरी की कैलकुलेशन की जाए तो बैटरी से V क्या आएगा? E माइनस आई आर। ईएमएफ कितनी है? 10। करंट कितना है इसमें? 2। और स्मॉल आर कितना है? 1। तो V इज इक्वल टू आई आर करोगे तो भी आंसर 8 वोल्ट ही आएगा। इसका मतलब न्यूमेरिकली ये पॉइंट क्लियर है। थ्योरी में तो क्लियर था ही था, न्यूमेरिकली भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। आप जैसे मर्जी निकाल लो, आंसर सेम आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोई डाउट इसमें? राहुल क्लियर है? ठीक। तो अब इसके ऊपर एक और काम करना है। आप अपनी बुकलेट को ओपन करें प्लीज। बुकलेट का पेज नंबर 63, बुकलेट का पेज नंबर 63। ले देखो, बुकलेट का पेज नंबर 63। इस बुकलेट में सबसे पहले क्या गिवन है? व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने बता दिया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। फिर वो बता रहा है कि व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने समझाया, V को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। फिर वो ये पूरा डायग्राम बना के समझा रहा है। ये डायग्राम में वो क्या यूज कर रहा है? वोल्ट मीटर यूज कर रहा है। मैं पहले 1 मिनट बता देता हूं, ये बीच बीच में ना वैसे वोल्ट मीटर एम मीटर ड्रॉ करता रहेगा, उसका कोई अभी सिग्निफिकेंस है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इनका मतलब है क्या, ये क्यों यूज करता है। तो बेसिकली जैसे सपोज करो ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास जाते हो और चेक करवाते हो कि ये सही बैटरी है गलत बैटरी है। सबसे पहले मशीन उठाएगा, वो मशीन का एक टर्मिनल यहाँ लगाएगा, एक टर्मिनल यहाँ लगाएगा। मशीन के ऊपर डिजिटल रीडिंग आ जाएगी, 10 वोल्ट 9 वोल्ट कुछ ना कुछ रीडिंग आती है। उसको बोलते हैं वो वोल्ट मीटर यूज कर रहा है। तो आपने देखा होगा वो मशीन चेंज कर देखते रहते हैं, टच करते हैं तो वोल्टेज आ जाती है। तो ये वोल्ट मीटर है, राइट? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कुछ नहीं है, वोल्ट मीटर एक ऐसी मशीन है कि जहां आप 2 टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हो, उन 2 टर्मिनल्स को वोल्ट मीटर के टर्मिनल के साथ आप मिला दो तो उतने ही वोल्ट ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वोल्ट मीटर हमेशा किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में V की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाती है? सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहला स्टेप, वोल्ट मीटर हमेशा किसमें लगाया जाता है? पैरेलल में, राइट? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सपोज एक वायर है, एक वायर की रेजिस्टेंस R है और इसमें I करंट जा रहा है। ठीक, I करंट पीछे से आ रहा था और इसमें जा रहा था। किसी ने कहा कि सर ये 2 पॉइंट्स हैं, इनमें ना मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। मैंने कहा ठीक है, मेजर कर लेते हैं। तो उसने कहा कैसे करेंगे? मैंने कहा I और R की वैल्यू बता दे। कहता मुझे दोनों की वैल्यू नहीं पता क्या है। तो फिर मैंने कहा फिर क्या मेजर करेगा? I इंटू R। तो फिर मशीन लानी पड़ेगी और उस मशीन का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहां पुट करेंगे, एक टर्मिनल यहां पुट करेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो जो वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा वही एग्जैक्टली इसकी रीडिंग होगी, राइट? पर एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V तो सेम होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो नीचे V होगा वही ऊपर V होगा। प्रॉब्लम ये है कि पीछे से करंट कितना आ रहा था, I, और आपको क्या निकालना था, I इंटू आर निकालना था। जैसे आपने वोल्ट मीटर को लगाया, कुछ करंट ऊपर चला गया और कुछ करंट नीचे आ गया। तो एक बात तो पक्की है कि करंट की वैल्यू इस वायर में थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वोल्ट मीटर भी तो कुछ करंट ले गया आपका। तो एक जंक्शन आ गया ना, करंट आ रहा था, दो तारे मिल गई उसको, कुछ इधर कुछ इधर। और करंट स्प्लिट पता है कैसे होता है? करंट को स्प्लिट करने का रूल ये होता है कि करंट उस रास्ते से ज्यादा करंट जाएगा जहां पर उसको रेजिस्टेंस कम ऑफर मिलेगी। जतिन क्लियर है? ठीक, तो जहां उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगी वहां करंट ज्यादा जाएगा। तो इन एनी केस मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पता नहीं, पर ये समझ में आ रहा है कि करंट इसमें जाएगा ऊपर नीचे। अब जब करंट ऊपर चला गया तो इसकी करंट की वैल्यू कम होगी, इनका प्रोडक्ट कम हो गया, आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज हो जाएगी। मुझे प्रोडक्ट चाहिए था I इंटू आर का, और मुझे अब प्रोडक्ट किसका मिलना शुरू हो गया, I डैश इंटू आर का। तो मेरी रीडिंग तो खराब हो गई ना। तो यानी कि ये तो वोल्ट मीटर का नुकसान हो गया उल्टा, जो सही वैल्यू थी उससे अब कम रीडिंग आनी स्टार्ट हो गई। क्लियर है यहां तक? तो हम क्या करते हैं जब वोल्ट मीटर बनाते हैं, वोल्ट मीटर की जो अपनी रेजिस्टेंस होती है, वोल्ट मीटर के अंदर वायर्स होती हैं, इसकी रेजिस्टेंस को बहुत 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 हाई रखते हैं। जितनी हाई रख सकते हैं उतनी हाई रखते हैं। किसी ने पूछा वो क्यों? क्योंकि अब करंट जो, ऐसा तो है नहीं कि करंट नहीं जाएगा, करंट जाएगा, पर इसमें जो अब करंट जाएगा वो बहुत ज्यादा क्या जाएगा, स्मॉल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ही छोटा होगा। तो मैक्सिमम करंट इसमें से निकल गया अप्रोक्सीमेटली I। तो चलो, इसने अगर करंट यूज भी कर लिया, इसका 0.0001 भी यूज कर लिया, तो ना के बराबर ही है, मैक्सिमम करंट इसमें से निकल गया। तो अब जब ये मेजरमेंट करेगा तो ये ऑलमोस्ट सही मेजरमेंट करने वाला है। तो ठीक है, मैं मतलब ये तो नहीं कहूंगा 100% एक्यूरेट मेजर करता है, पर हाँ अंदाजे से ठीक ठाक मेजर करके बता देता है कि इतने वोल्ट है। तो इसलिए याद रखना, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को क्या रखा जाता है, बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है, ताकि ये बहुत थोड़ा करंट यूज करे और थोड़े करंट से ही आपकी रीडिंग दे दे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? वैसे इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आने वाले चैप्टर में हम यूज करेंगे, वोल्ट मीटर आपके सिलेबस में है, पर अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जगह जगह वोल्ट मीटर लगा होगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मेरा बताना बनता है कि वोल्ट मीटर ये क्यों लगाता है। जस्ट एक मीटर की तरह काम कर रहा है कि वो डिस्प्ले आ जाएगा कि इतनी रीडिंग है उस जगह पर। क्लियर है यहां तक? और अगर आपको इस सर्किट में कहीं पर करंट मेजर करना है, कहीं पर भी इस वायर में करंट, तो आप रास्ते में क्या लगाएंगे, एम मीटर। एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है, क्योंकि अगर आपको जो भी करंट मेजर करना है आप चाहोगे कि वो करंट एम मीटर में जाए, क्योंकि एम मीटर में जाएगा तभी तो पूरे का पूरा करंट मेजर होगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर पैरेलल में और एम मीटर सीरीज में। हालांकि इस चैप्टर में इसकी कोई काम नहीं है, बस रीडिंग डिस्प्ले जो है उस पर लिखा होगा कि वोल्ट मीटर ने ये रीडिंग ले ली, एम मीटर ने ये रीडिंग ले ली, इससे ज्यादा नहीं। बट हाँ, आपके सिलेबस में वोल्ट मीटर और एम मीटर बहुत अच्छे से है, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो छुट्टियों के बाद स्टार्ट होगा उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, उसने की यूज की दबाई नहीं, ओपन सर्किट है, अभी कोई करंट नहीं निकलेगा इसमें से। और उसने क्या किया, वोल्ट मीटर को इन दो टर्मिनल्स के साथ जोड़ा। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा बताओ, जितनी इसकी क्या है, ईएमएफ। अगर इसकी ईएमएफ 10 वोल्ट है तो यह 10 वोल्ट आएगा। वो क्यों, कम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बैटरी में से कोई करंट बाहर निकल ही नहीं रहा, की मैंने दबाई नहीं। फिर किसी ने कहा सर क्यों नहीं निकल रहा, वोल्ट मीटर में चला गया करंट। वोल्ट मीटर में कैसे जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को क्या रखा जाता है, बहुत ज्यादा हाई। तो करंट कैसे निकलेगा, करंट निकलेगा ही नहीं, वो रेजिस्टेंस इतनी ऑफर कर देगा कि करंट यूज ही नहीं करेगा। इसलिए यहां पर क्या रीडिंग आएगी, ईएमएफ जितनी। पर अगर मैंने की को दबा दिया, प्लेस कर दिया, अब करंट दौड़ना शुरू हो गया नीचे। करंट जो नीचे जाएगा, अब ये वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो ई नहीं आएगी, ई से थोड़ी सी कम आएगी। कितनी आएगी, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर आएगी। तो अगर पहले 10 वोल्ट आ रही थी, अब 10 नहीं आएगी, 8 वोल्ट आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये पूरे डायग्राम आपको क्या शो करते हैं, की को नहीं दबाया तो ईएमएफ, की को दबा दिया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर का तो कोई काम नहीं, ये तो बस दिखाने के लिए लगाया है कि देखो ये रीडिंग कौन मेजर कर रहा है, इसमें वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? एंजल एंजल
तो डिफरेंस भी लिख दिया, एनसीईआरटी में आ जाता है कि ईएमएफ में एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। ईएमएफ में और नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है ईएमएफ का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ का मतलब हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल के अक्रॉस, जब सर्किट कौन सा है? ओपन। ओपन का मतलब हमने उसको क्लोज नहीं किया और उसमें से हमने कोई करंट बाहर नहीं निकाला। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किस में यूज करते हैं? क्लोज सर्किट में। क्लोज का मतलब जब आपने टर्मिनल्स को मीट करवाया और उसमें से करंट को हमने बाहर निकाला, उस सर्किट को क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो दोनों में पहला डिफरेंस समझ में आ गया, एक ओपन सर्किट में काम करता है और एक क्लोज में करता है। ठीक। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वो कह रहे जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ की वैल्यू मान लो 10 वोल्ट है। ठीक, 10 वोल्ट है। कह रहे इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि कैपिटल आर की आपने क्या वैल्यू ली। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, और ध्यान से समझते हैं। ये बैटरी मैं मार्केट से परचेज करके लाया। मैंने कहा बैटरी दे दो। उसने कहा कितने वोल्ट की? कहता 10। मैंने कहा 10 वोल्ट की। कहता ये लो जी 10 वोल्ट। मैंने कहा कि मेरे को ना एक बल्ब जलाना है इससे। कह रहे फिर मैं क्या करूं? सेल मांगा है 10 वोल्ट का, ये ले, जो मर्जी चला। तो एसी चला, ना चले वो तेरी मर्जी है। एसी चला, बल्ब चला, प्रोजेक्टर चला, एलईडी चला, उससे इस बैटरी की ईएमएफ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब तक तुमने इसमें से करंट नहीं निकाला तब तक तो दुकान पे खड़े हुए 10 वोल्ट ही है। फिर घर जाके मत कहना कि जब मैंने करंट निकाला था तो ये 10 की जगह 8 वोल्ट हो गया या 7 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया। वो फिर जब सर्किट ऑन करोगे वो उस टाइम डिसाइड करेंगे। लेकिन जब तक करंट नहीं बाहर आया तब तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? मैक्सिमम कितना? 10 वोल्ट। यानी कि आपने कैपिटल आर क्या लगाना है, उससे इस सेल की रीडिंग यानी कि ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल तो 10 वोल्ट का ही रहेगा। क्लियर है यहां तक? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी में फर्क पड़ेगा जब आप इसे ऑन करेंगे। पॉइंट समझ में आया? इसलिए उसने ये बोला इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप क्या लगा रहे हो उससे क्या लेना देना, ये तो इसके इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, या इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला उसके ऊपर ईएमएफ डिपेंडेंट है, बाहर की वायर के ऊपर ईएमएफ डिपेंडेंट नहीं है। पॉइंट समझ में आया यहां तक? लेकिन जब आप वी कैलकुलेट करते हो तो वी को तो कैलकुलेट करने का तरीका ही था। वी कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई इंटू कैपिटल। तो देखो जो आपने जितना ज्यादा कैपिटल आर लगाएंगे वी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यानी कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल आर पे जरूर डिपेंडेंट है, लेकिन ईएमएफ डिपेंडेंट नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? फिर लास्ट पॉइंट है द ईएमएफ इज यूज फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास इस बैटरी की ईएमएफ 10 वोल्ट है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं इसे बल्ब ऑन कर सकता हूं। इट एक्ट्स लाइक अ सोर्स ऑफ करंट। पर आप मुझे ये कहते हो कि सर ये मेरे पास एक रजिस्टर है जिसमें करंट जा रहा था, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि ये क्या मतलब कि अब ये करंट भी जनरेट करेगा? ये सोर्स ऑफ करंट थोड़ी ना है, इसमें तो करंट पास कर गया। जहां वर्ड ईएमएफ है इसका मतलब आपने बैटरी यूज की है, इसका मतलब वो एक्ट करेगा सोर्स ऑफ करंट। लेकिन जहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वहां जरूरी नहीं कि बैटरी यूज की है, वहां तो एक सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा है। इट डज नॉट एक्ट लाइक सोर्स ऑफ करंट। क्लियर है यहां तक? तो डिफरेंस बहुत है इतने 1-2 लाइन में, पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद बुकलेट में क्या गिवन है? ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक गिवन है, आप चेक कर सकते हो। इस टॉपिक में एक काम करो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लंबा लिखा हुआ है, मैं छोटा लिखवाता हूं 2 लाइन में। इसमें यह बताया हुआ है केस 1 केस 2 में आपने की को दबाया नहीं। अभी जब आपने की को नहीं दबाया ना तो ये बैटरी क्या मेजर, ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? ई। और जब आपने दबा दिया तो क्या मेजर करेगा? वी। यही है इसका मतलब। तो मुझे ये समझ में आता है कि V की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज I इंटू आर। कोई डाउट इसमें? और V कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज I इंटू कैपिटल आर। ये पॉइंट भी क्लियर है इसमें? ठीक है यहां तक? तो यहां से I कैन बी कैलकुलेटेड V बाय R, ये स्टेप क्लियर है। एक काम करते हैं, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी लिख लें यहां पे, या स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी लिख लें, बाय आई ऐसे लिख लें। ठीक, रीअरेंज कर रहा हूं। इस करंट की वैल्यू को यहां पुट कर लेते हैं, ई माइनस वी डिवाइडेड बाय वी बाय आर। तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू ई माइनस वी इंटू आर,
या फिर स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस. ये प्लीज नोट कर लें. अगर एनसीईआरटी में डेरिवेशन आती है ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो प्लीज ये लिख के आना. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इंटरनल रेजिस्टेंस में डायग्राम वो बना देना और ये साथ में ये लिख देना, बस बहुत है. लिख लो, बुकलेट के अंदर लिख लो साइड पे. हाँ जी, क्लियर है यहां तक? अब वापस हैंड रिटन शीट पे आ जाओ. ठीक, इस शीट पे काम करो. ये फॉर्मूला स्मॉल आर का फॉर्मूला यहां जरूर लिख लेना साइड पे. सिर्फ फॉर्मूला. वो रीजन ये है कि मैं फॉर्मूला नॉर्मली लिखता हूं इसमें, तो ये फॉर्मूला में से मिस हो गया कि कल को अगर कंपटीशन की इसमें तैयारी करोगे तो एटलीस्ट फॉर्मूला मिस हो जाएगा आपसे. तो ये लिख लेना फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल आर. तो सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो इसमें, तो लिंक बन जाएगा ना. अगर डेरिवेशन नहीं भी करनी एटलीस्ट फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या करना है. ठीक, तो फॉर्मूला लिख लो प्लीज शीट पे. ठीक है, देखो नेक्स्ट काम क्या करना है. एक शीट मिली है, शीट नंबर 43. शीट नंबर 43 जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं वो प्लीज हैंड रिटन शीट नंबर 43 का प्रिंट आउट लें. सबको मिल गई? आज मिली होगी, चेक करो. मिल गई? ठीक. इससे पता लग रहा है कि लेक्चर काफी पार्ट्स में बना हुआ है. एक फ्लो नहीं बना हुआ. नहीं तो एक फ्लो में बनता है तो एक सीक्वेंस पेज में चलता है ना, तो मतलब अलग अलग सिटिंग में बना हुआ है, तो वो कुछ मिस हो गया तो वो बीच में. बट इन एनी केस लिंक बन जाएगा अभी थोड़ी देर में. तो बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के अगले पार्ट में देखो, ग्राफ अगर आता है प्लॉट करने को किसका, ई का और कैपिटल आर का. कई लोग बोले ये क्या है, ओमेगा है. नहीं, ओमेगा नहीं है. बेसिकली क्या होता है कि बैटरी की ईएमएफ को कई बुक्स ऐसे लिखती हैं, हालांकि मैं सिंपल ई ही लिख देता हूं. तो कई बुक्स थोड़ा चेंज करके इसलिए लिखती हैं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ के सिंबल में, तो ये लिख देती हैं. तो वो ग्राफ किसका प्लॉट करना चाहता है, इसका, ई का और कैपिटल आर का. तो ई का सिंबल उसने ऊपर को बना दिया ऐसे, वैसा अपीयर हो रहा है जैसे ओमेगा लग रहा है वहां पे. तो प्लीज आप यहां पे लिख लो, ईएमएफ लिख लो. ईएमएफ वर्सेस कैपिटल आर का ग्राफ है. तो ग्राफ कैपिटल आर का ईएमएफ के साथ है. ठीक है,
तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ईएमएफ की वैल्यू लिखी हुई है 10 वोल्ट बैटरी के ऊपर, आप घर जाके कैपिटल आर कितना मर्जी इंक्रीज, कैपिटल आर का मतलब बाहर की रेजिस्टेंस, बाहर की रेजिस्टेंस में चाहे आप बल्ब यूज करो चाहे एसी यूज करो, मैंने क्या बताया था, ईएमएफ में कोई फर्क नहीं आता। तो ईएमएफ तो यानी कि एक बैटरी की क्या रहेगी, कांस्टेंट। आप कैपिटल आर जो मर्जी यूज करो, फर्क क्या पड़ता है, करंट तो हम बाहर निकलने देंगे ही नहीं, इसलिए कैपिटल आर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल ई की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। तो ग्राफ प्लॉट हो गया। लेकिन अगर मुझे को ग्राफ प्लॉट करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एन आर का, यानी कि क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब जब मैंने बैटरी के साथ कैपिटल आर को कनेक्ट किया, तो जब मैंने बैटरी को कैपिटल आर के साथ कनेक्ट किया तो हम क्या कर सकते हैं, V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू बड़ा आर, या तो लिखते हैं E माइनस आई इंटू छोटा आर, या V इज इक्वल टू आई इंटू बड़ा आर। लेकिन करंट मैंने निकालना सिखाया था EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में क्या लिखा जाएगा, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सब भी क्लियर है। तो V का फॉर्मूला आ गया, कैपिटल आर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो R बाय आर क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल r बाय कैपिटल आर। कोई डाउट इसमें? तो ये V की वैल्यू आ गई, और मेरे को किसका किसका ग्राफ प्लॉट करना है, V का वर्सेस कैपिटल R का, V का और कैपिटल R का। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। V और R के ग्राफ में सबसे पहले ये बताओ कि जब कैपिटल R बढ़ रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये फ्रैक्शन कम होगी, पूरा डिनोमिनेटर कम होगा, पूरा डिनोमिनेटर कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो बात समझ में आती है। तो V की वैल्यू जब आप कैपिटल R बढ़ाएंगे तो V डिक्रीज ये होगा, कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि V बढ़ेगा। कोई डाउट इसमें? राहुल क्लियर है यहां तक? तो कैपिटल R जब बढ़ेगा ये फ्रैक्शन कम होगी, डिनोमिनेटर कम होगा क्योंकि 1 प्लस डिक्रीजिंग वैल्यू, तो ये फ्रैक्शन बढ़ेगी। फिर मान ले ये मैंने लिख दिया, व्हेन R इंक्रीजेस V इंक्रीजेस। फिर होगा क्या, कैपिटल R जब जीरो होगा, जब आपने बाहर की रेजिस्टेंस ना के बराबर रखी, कैपिटल R जीरो, तो V भी क्या आएगा, जीरो। जब कैपिटल R ही जीरो है तो V भी क्या आएगा, जीरो। तो यानी कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू जीरो तो V इज इक्वल टू जीरो। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक भी? उसके बाद क्या होगा, फिर कैपिटल R बढ़ेगा, कभी ना कभी कैपिटल R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी कभी ना कभी। जब कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होगा, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस काफी छोटी होती है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा बड़ी ही होती है। एक तार की रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है और इलेक्ट्रोलाइट तो होता ही बहुत छोटा है, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो जब आप कैपिटल R बढ़ाते जा रहे हो, कभी ना कभी कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होगा। तो जब कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होगा, ये पुट कर दो यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर E/2 हो जाएगा। तो जब कैपिटल R के इक्वल होगा तो EMF क्या हो जाएगी, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा, E/2। ग्राफ समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर बहुत देर बाद कैपिटल R क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि कैपिटल R को आपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, बहुत इंक्रीज कर दिया एज कंपेयर टू स्मॉल r। तो जब कैपिटल R इन्फिनिटी होगा, 1/∞ क्या होगा, जीरो। तो ये टर्म जीरो हो गई, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, E। तो आपका आंसर किसको अप्रोच करेगा, E को। तो ये इसकी ग्राफ वेरिएशन है। जो लास्ट स्टेप मैंने डिस्कस किया R इन्फिनिटी वाला, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक बैटरी है विद सम इंटरनल रेजिस्टेंस, और आपने एक ऐसा सर्किट लिया जिसमें कैपिटल R बहुत 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 लार्ज वैल्यू है, तो इस बैटरी में से कोई करंट बाहर नहीं आएगा। क्यों? वोल्टमीटर वाला हाल हो गया ना। जब आपने कैपिटल R को इतना बड़ा कर दिया तो बैटरी में से करंट बाहर नहीं आएगा, तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, E के इक्वल ही हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? मैथमेटिकली तो मैंने समझा ही दिया, पर मैंने थ्योरेटिकली भी समझा दिया कि अगर कैपिटल R बहुत बड़ा होगा तो उसमें से कोई करंट बाहर नहीं आएगा, तो V E के इक्वल हो जाएगा। आपको तो सिर्फ एक नंबर का ग्राफ प्लॉट करना आएगा, तो आप तो ग्राफ की वेरिएशन याद भी कर सकते हो कि ये ग्राफ की वेरिएशन है। कोई डाउट इसमें? तो E और V का ग्राफ क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। ये ग्राफ की बजाय ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आता है। अब वो कहेगा एक काम करो, V का और कैपिटल R का ग्राफ प्लॉट करो, सॉरी I का ग्राफ प्लॉट करो, V का और I का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। तो मैथ्स वालों के लिए इजी है। V का फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस IR, समझ में आता है? IR आगे आ गया, E पीछे आ गया, समझ में आता है? ग्राफ V और I का है, V और I का ग्राफ
को कंपेयर करो किससे, बाई इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है मैथ्स में। तो इसमें y एक्सिस में क्या है v, इसको मान लेते हैं y, x एक्सिस में क्या है i, तो x को किसके साथ कंपेयर करेंगे i, स्लोप क्या हो जाएगी माइनस आर, माइनस आर। स्लोप नेगेटिव का मतलब होता है कि ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ नीचे आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, याद करके लिखो, समझ के लिखो, कैसे भी लिखो, ग्राफ की वेरिएशन बस यही होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैथ्स वालों को तो फिर भी मेरे का समझ में आ रहा है, मेडिकल वालों को इतना समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ को ऐसे प्लॉट करना है। ठीक, ओके, ग्राफ क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज। ए से जाएगी, ई से जाएगी।
क्वेश्चन पढ़ लिया। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ऑन रीडिंग, इधर देखो, सॉरी, द रीडिंग ऑन हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। देखो अब आपको समझ में आ रहा है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बहुत हाई होती है। और एक आइडल वोल्ट मीटर पता है कौन होता है? जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। प्रैक्टिकल नहीं होता बट वैसे बोलने में होता है, बहुत हाई का मतलब इन्फिनिटी है। तो व्हेन, कह रहा मैं क्या लेना इससे, वो कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया बैटरी के क्रॉस, जबकि ओपन थी, मैंने ऑन नहीं किया। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई थी तो इसने कोई करंट बाहर निकलने नहीं दिया। वोल्ट मीटर की रीडिंग किसके इक्वल आई? जितनी इसकी ईएमएफ है, और ईएमएफ कितनी है? 2.2। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग ईएमएफ शो कर रही है, तो ईएमएफ कितनी है? 2.2। फिर वो कह रहे हैं मैंने तो बैटरी ऑन कर दी, ये ऑन कर दिया स्विच, करंट इसमें तो जाएगा नहीं, इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसमें चला गया, तो इस दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 की बजाय कितना आ गया? 1.8। आपको अंदाजा हो गया होगा इसलिए कम आना शुरू हुआ क्योंकि बैटरी की क्या कंसिडर की जा रही है? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया यहां तक? तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालने को कह रहा है। स्मॉल आर का फॉर्मूला लिखो, ई पता है, वी पता है, कैपिटल आर पता है। कैपिटल आर ये रहा 5 ओम, आंसर सिंपल। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है, क्या थ्योरी है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, उसी तरीके से ये क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। देखो, बैटरी जिसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, ये रहा, ये गिवन है बैटरी। वो कह रहा है इज कनेक्टेड टू 4 ओम का रेजिस्टर अक्रॉस अ सेल एंड सॉरी शो दैट वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस अक्रॉस द सेल एंड रेजिस्टर सेम रीडिंग देता है। वो कह रहा है वोल्ट मीटर लो, करंट इसमें चलने दो, इसके क्रॉस निकालो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस निकालो, प्रूव करो, आंसर सेम आएगा। तो वोल्ट मीटर क्या करोगे? हमें तो पहले ही पता आंसर सेम आएगा। कैसे? पहले आप इसमें करंट निकाल लो, करंट क्या होगा? टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर आ गया। फिर इस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई कितना है इसमें? 12, करंट कितना है? 2, स्मॉल आर कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया? 8 वोल्ट आ गया। तो ये आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर ऐसे ही इसमें करंट कितना आ रहा है? सेम 2 एम्पियर, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 4, 2 इंटू 4 क्या हो गया? 8। तो यानी कि दोनों, चाहे इससे कैलकुलेट करो चाहे इससे कैलकुलेट करो, V की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी? सेम। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ऐसा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद अभी करेंगे, आप प्लीज पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना।
देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ सेल वर मेजर्ड अगेंस्ट करंट इन अ सेल। तो आपको किसका किसका ग्राफ गिवन है, V का और I का, थोड़ी देर पहले ड्रॉ भी किया था हमने, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला। ये ग्राफ है, कह रहा है EMF निकालो। EMF क्या होती है, EMF है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट क्या होता है, जीरो। करंट जीरो करें, जीरो, तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या आंसर आएगा, 1.4। 1.2 और 1.6 के बीच में 1.4, आंसर इज 1.4। पॉइंट समझ में आ रहा है, जहां वो टच करेगा जाके वही क्या होगी उसकी EMF। कोई डाउट इसमें, रूल समझ में आ रहा है कि EMF का मतलब क्या होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट जीरो है। एक आंसर। फिर उसने क्या कहा सेकेंड पार्ट में, मैक्सिमम करंट क्या है। अब मैक्सिमम करंट साफ पता लग रहा है कि करंट मैक्सिमम हो गया कितना, 0.28। ये रहा, तो आंसर क्या आएगा, 0.28। ग्राफ से रीडिंग ही तो लेनी है मैक्सिमम करंट की। वैसे एक और तरीका बताता हूं आपको, ये पता है कि V क्या होता है, E माइनस IR, या IR क्या होता है, E माइनस V, राइट। ठीक है, अब एक चीज देखो कि I इंटू R इसके इक्वल है। जितना ये डिफरेंस बड़ा आएगा ऑब्वियसली करंट उतना ज्यादा आएगा। अच्छा, ये डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि E में से कोई टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, E तो कांस्टेंट है, E में से कोई टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अब सब्ट्रैक्ट ही मत करो, या ऐसे बोलो कि इसको जीरो कर दो, तो ऑब्वियसली यहां पर ये डिफरेंस क्या आएगा, मैक्सिमम। तो लेफ्ट हैंड साइड में करंट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो ये भी रूल सही है कि मैक्सिमम करंट कब आएगा, जब V क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब V जीरो के कॉरस्पॉन्डिंगली करंट कितना है, 0.28, तो आंसर 0.28। वैसे तो आप रीडिंग से आपको पता लग ही रहा है, पर मुझे लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लिख लो नोट यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, लिख लो, काम आएगा आपके, क्योंकि अभी नहीं आएगा, कहीं और काम आ जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि जब V को जीरो करते हैं तो I क्या आता है, मैक्सिमम। ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मुझे एक चीज बताओ, इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करता हूं, I मैक्स इंटू आर क्या है, E, जब V जीरो हो जाएगा तो ये टर्म आ गई। अब इसके अंदर स्मॉल r क्या होगा, E डिवाइडेड बाय I मैक्स। ठीक है, यहां तक I मैक्स। E की वैल्यू ऊपर हमने निकाली 1.4 और I मैक्स कितने हैं, 0.28, डिवाइड करके 5 ओम आंसर आ गया। फिर एक स्टूडेंट ने पूछा कि ठीक है, यहां तक मैथमेटिकली तो बात समझ में आ जाती है कि यहां से I मैक्स आ गया, सही है, बट आपको लगता नहीं कि गलत है। मैंने कहा कैसे, पूछा एक स्टूडेंट ने, मैंने कहा वो इसलिए क्योंकि उसने बोला कि जब आप ये बोल रहे हो कि V जीरो है, V जीरो है, तो आप इस मतलब ये बोलना चाहते हो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ EMF है। आप ये बोलना चाहते हो कि यहां पर सिर्फ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि EMF है। और एक तरफ आप यूज कर रहे हो E, और एक तरफ ये बोलते हो थोड़ी देर पहले कि जब आप E वर्ड यूज कर रहे हो तो आपने बैटरी में से कोई करंट बाहर नहीं निकाला। तो फिर आपने क्यों निकाला, देखो लॉजिक है, बोलो क्यों। तो इंटरनल को कंसिडर करेंगे तो ये चीज मैक्सिमम आएगी, सही है, ठीक बोल रहे हो। देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि इसमें पहली बात तो ये ना एक हाइपोथेटिकल केस है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। कि वो ये बोलना चाहता है कि I की वैल्यू टोटल क्या होती है, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस ना। तो आप वो ये बोलना चाहता है कि अगर R की वैल्यू, कैपिटल R को मैं कम 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 करता जाऊं तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अगर ये अप्रोचिंग टू जीरो भी हो जाता है, बहुत 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 छोटी, तो ऑब्वियसली करंट उतना ही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। प्रैक्टिकली तो ये केस पॉसिबल है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसी वायर ही नहीं मिलेगी जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पर अगर आपको मिल जाती है फिर सही है, फिर आपको करंट भी क्या मिलेगा उसमें, मैक्सिमम, क्योंकि करंट बैटरी में से बाहर तो आएगा, देखो इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाके डेफिशिएंसी तो पूरा करेंगे ही,
तो करंट तो बाहर आएगा, और जो करंट अब बाहर आएगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, राइट। प्रैक्टिकली नहीं होगा, लेकिन हमने कैपेसिटर के अंदर भी ऐसी वायर्स की बात की जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। तो मान लेते हैं एक ऐसी वायर ले ली जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में करंट ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा ही आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है? यहां तक तो ये पार्ट भी क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नव्या?